गुड मॉर्निंग। आपके लिए अलग कढ़ाई गरम हो रही है इतनी सुबह क्लास। वाह बेटा। शाबाश। यही दिन देखना बाकी था बस। आह, कैसे हो आप सब। सुबह सुबह तो क्या ही पूछूं कि क्या ही पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा होगा है ना। ऐसे ही कंबल में बैठे बैठे आ गए होगे। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कंबल में बैठ के क्लास लगा लो। मम्मी को बोल दो कि चाय बना के दे दें। मम्मी चाय दे देंगी। मॉक का रिवाइज कर रहे हो? ओ वाह, तुम लोग इतनी सुबह उठ जाते हो पढ़ाई करने के लिए। ग्रेट। आर्टिकल भी पढ़ लिया? आर्टिकल तो मिला ही नहीं होगा, मिल गया क्या? मैम पढ़ाई कर रहे हैं इतनी सुबह उठ के। मैंने कभी भी इतनी सुबह उठ के पढ़ाई नहीं करी। मैं लेट लतीफ हूँ, मतलब मैं रात में ज्यादा पढ़ती हूँ, सुबह नहीं पढ़ा जाता। ब्रेकफास्ट वन पढ़ लिया, मैं मीडियम्स पढ़ लिए। शाबाश यार, ग्रेट। सही है, मतलब बस ये है कि पूरा दिन में आप अपना टाइम प्रोडक्टिव निकालो। कोई भी टाइम स्लॉट रख लो जिसमें आप अच्छे से पढ़ोगे। सीएपीएफ की क्लास छोड़ के आई, थैंक यू सो मच। 6 बजे ही उठा देते हैं घर वाले। अच्छा। चलो, अब घर वाले उठा देते हैं तो फिर सही ही करते होंगे, घर वालों को क्या बोल सकते हैं। आवाज मेरी सही आ रही है क्या? एक बार बस हम 2 मिनट वेट करेंगे बच्चों का, एंड देन वी विल स्टार्ट। आज वाले पेपर में इतना कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबा स्ट्रेच होगा। लाइक 1 घंटे में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, बट आराम आराम से हम पढ़ेंगे। हम्म। हाँ, अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं चिल्लाऊंगी नहीं। मैंने अपने सामने एक नोटबुक में लिख रखा है कि डोंट शाउट। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम आप बहुत ज्यादा चिल्लाते हो। वो इसलिए हो जाता है ना क्योंकि ऑफलाइन में जैसे क्लास लेनी होती है, तो मैं बिना माइक के क्लास लेती हूँ यहाँ पे। तो फिर चिल्लाने की आदत हो गई है, वरना लास्ट तक आवाज नहीं पहुंचती। तो फिर वो चिल्ला चिल्ला के ना वो वाला ही जोश चढ़ जाता है जब भी मैं क्लास में आती हूँ, ऑनलाइन भी। तो फिर वो सेम ही पिच रहती है बोलने वाली। हम्म। हाँ, वो मतलब मेरे से ऐसे कम एनर्जी के साथ पढ़ाया ही नहीं जाता है। अ, मतलब जब आप बोल रहे होते हो तो वो मतलब पुश आता है कि आप जोर से ही बोलोगे। बिन अगर अगर मैं धीरे धीरे बोलती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं एनर्जी पुट इन नहीं कर रही हूँ। तो फिर ऐसे बिना एनर्जी पुट इन किए क्या पढ़ाना हुआ? तो थोड़ा सा एनर्जी लगा के पढ़ाओ, थोड़ा सा दम दिखाओ, वो मतलब मेरा अपने आप हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स नॉट एन बिग इशू। चलो, दिस इज आवर इंग्लिश ब्रेकफास्ट 3। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड ब्रेकफास्ट टुगेदर। हाँ, धीरे धीरे बोलूंगी ऐसे लोरी वाली आवाज में तो सो जाओगे। वॉइस नहीं आ रही है, बोल ही नहीं रही हूँ यार। अ, हाँ, शुरू करते हैं, बस 1 मिनट और दे दो मुझे। 1 मिनट में शुरू करते हैं।
चलो 11 बजे, 11 बजे करते हैं तो ज्यादा बचाते हैं। अभी कम आए इसीलिए अभी मैसेज ड्रॉप करके आई हूँ। चलो, कोई आए कोई ना आए, बस हमें तो पढ़ना है। ठीक है चलो। ठीक है, S1 S6 भी आज सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? मेरी आवाज सबको सही आ रही है क्या? एक बार बस बता दो। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ठीक है, जिसको भी जिसको भी वॉइस और स्क्रीन का इशू आ रहा है प्लीज रीस्टार्ट करें। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट। चलो, अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस। और अकाउंट ऑफ इवेंट्स, जिस भी वर्ड में एस या ई एस लग जाए वो हमारे पास क्या बनेगा? या तो नाउन बनेगा या तो वर्ब बनेगा। ये हमारे पास क्या है? नाउन है। और इवेंट्स कौन से? हिस्टोरिकल। और एल वैसे भी हमारे पास किसका सफिक्स होता है? हमारे पास एडजेक्टिव का सफिक्स है। और हमारे पास क्या हो जाएगा? और हमारे पास कंजंक्शन हो जाएगा। और कंजंक्शन दो सेम टाइप के वर्ड्स को जोड़ता है। अगर हमारे पास हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है तो इंपॉर्टेंट भी क्या हो जाएगा? हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंस हमारे पास नाउन होता है, इंपोर्टेंट एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इंपोर्टेंस हमारे पास नाउन होता है। इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस क्या हो जाएगा? नाउन हमारे पास हो जाएगा। इंपोर्टेंट तो हमारे पास एडजेक्टिव है ना। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि नो वॉइस। मेरी आवाज सही आ रही है ना? आ रही है। प्लीज रीस्टार्ट, रीस्टार्ट करें। ठीक है, ओके। ओके, वो उनके एंड से ही नेटवर्क इशू होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो अफेक्चुअल रिटन अकाउंट, अभी देखो आपको अगर खुद से प्रैक्टिस करनी है तो आप कैसे करोगे? अफेक्चुअल रिटन अकाउंट, एन अकाउंट, अकाउंट ऑफ इवेंट्स। हम इसमें, आप ये बताओ, हम इसमें मोटा मोटी बात बोल क्या रहे हैं? एक अकाउंट है इवेंट्स का, जिस ऑर्डर में वो हुए हैं ना, उस ऑर्डर में, जिस तरीके से वो अकर हुए हैं उस ऑर्डर में। तो मेन मेन बात क्या है? अकाउंट, इवेंट्स और उनका ऑर्डर और उनके अकरेंस। अब क्या है? अकाउंट कैसा है? फैक्चुअल है और रिटन है। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा? आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास हो जाएगा। फैक्चुअल अगेन, एल हमारे पास किसका सफिक्स होता है? एडजेक्टिव का सफिक्स होता है। अकाउंट, कौन सा अकाउंट? लिखा हुआ अकाउंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास हो जाएगा। और अकाउंट का तो अकाउंट्स बनता है ना। तो अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा? नाउन हमारे पास हो जाएगा। ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रेपोजिशन हमारे पास हो जाएगा। इन क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। द क्या हो जाएगा? डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। ऑर्डर क्या? तो आर्टिकल के बाद में जो वर्ड आता है वो क्या होता है? नाउन होता है। ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा? अगेन प्रेपोजिशन हो जाएगा। अक्रेंस, ई एन सी वाले वर्ड्स क्या होते हैं? ई एन सी ई वाले वर्ड्स होते हैं नाउन। और देयर क्या हो जाएगा? देयर हमारा पास हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर हमारे पास डिटरमिनर ऑप्शन में है तो हम क्या टिक करेंगे? डिटरमिनर। देयर हमारे पास क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर डिटरमिनर्स ओनली। ठीक है, हमारे पास आर्टिकल तीन ही होते हैं, ए एन द। ए और एन हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल है, द हमारे पास डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, ऑफ हमारे पास प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है चलो, अभी लास्ट वाली क्लास में मैं आपको बता के गई थी कि पोजेसिव केस के बाद में, पोजेसिव केस या फिर हमारे पास जो प्रेपोजिशन होता है, इन इनके बाद में अगर आईएनजी वाला वर्ड है तो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास जिरंड होता है। ये वाली क्लास मैंने लास्ट में मैं बताया था ना, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था। तो इन हमारे पास प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में अगर आईएनजी वाला वर्ड है तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास जिरंड हो जाएगा। ठीक है, तो ही इज डिलीजेंट इन व्हाट? सबमिट करने में वो क्या है? डिलीजेंट है, केयरफुल है। असाइन, और सबमिट, क्या सबमिट करने में? असाइनमेंट सबमिट करने में। तो सबमिटिंग हमारे पास जिरंड है। इस जिरंड का ऑब्जेक्ट हमारे पास असाइनमेंट है। असाइनमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा? नाउन हमारे पास हो जाएगा।
ठीक है। देखो, आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि दो नाउन दो प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास जिरंड के बाद में नाउन आ जाता है। हमारे पास जो इन्फिनेटिव होता है उसके बाद में नाउन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि दीज आर वर्ब्स ओनली। ठीक है। अब सबमिटिंग तो हमारे पास वर्ब है ना, वो एक्ट कर रहा है जिरंड की तरह। इसका मतलब क्या है? ये फेक नाउन है हमारे पास। तो जिरंड के साथ नाउन प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है। अब ये बताओ, हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस्ड। उसकी इंटीग्रिटी को नोटिस किया गया। देखो, इज एम आर के बाद में या फिर वोज वर के बाद में, इज एम आर वोज और वर, इन सब के बाद में क्या होता है? इन सब के बाद में या तो आईएनजी वर्ब आएगी, ही इज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, तो क्या होता है? इज एम आर और वॉज वर्ब के बाद में आई एन वी प्लस आईएनजी आता है। तो हमारे पास कौन सा होता है? एक्टिव वॉइस होता है ना। सारे जितने भी हमारे पास टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो हमारे पास क्या होता है? ये वर्ब्स यूज होती है, आईएनजी यूज होता है सारे एक्टिव वॉइस में। एक और हमारे पास क्या फंडा बनता है? इज एम आर और वोज वर्ब के बाद में, वोज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? हमेशा पैसिव वॉइस में आती है। अगर पैसिव वॉइस होगा तो हमारे पास V3 आएगी, एक्टिव वॉइस होगा तो हमारे पास आईएनजी आएगा। अब, लेकिन अब हम क्या करें? अब तो हम फंस गए। देखो, मैंने क्या बताया? इज एम आर और वोज वर्ब के बाद में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आईएनजी वाली वर्ब आ सकती है या V3 वाली वर्ब आ सकती है। ठीक है। अब आईएनजी वाली वर्ब आएगी तो क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। अगर हमारे पास V3 वाली वर्ब आएगी तो क्या होगा? पैसिव वॉइस हमारे पास होगा। अब मैं क्या करूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लेकिन पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है या फिर हमारा सब्जेक्ट पैसिव है। अगर इस एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट एक्टिव या पैसिव है हमारे पास। देखो, हमारे पास क्या है? इज एम आर के बाद में आईएनजी आएगा तो एक्टिव वॉइस, इज एम आर के बाद में V3 आएगा तो पैसिव वॉइस। अब क्या करें कि इज एम आर तो है, इज एम आर के बाद में V3 भी है, लेकिन एक्टिव वॉइस ही है। तो अगर एक्टिव वॉइस ही है तो ये V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। अभी बताती हूँ। पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है, फिर वो एडजेक्टिव बनता है पास्ट पार्टिसिपल। अभी देखो, हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस्ड। ये बताओ, उसकी इंटीग्रिटी कुछ नोटिस कर रही है या उसकी इंटीग्रिटी को नोटिस किया गया है? उसकी इंटीग्रिटी को नोटिस किया गया है ना, बाय अस, बाय हिम, बाय समवन, है ना, किसी ना किसी के द्वारा उसकी इंटीग्रिटी को नोटिस किया गया है। इसका मतलब क्या है? पैसिव है। पैसिव में तो इज एम आर के बाद में V3 आता ही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये नोटिस्ड क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है। उसकी इंटीग्रिटी को किसी और के द्वारा नोटिस किया गया। अब ये देखो कि हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है या नहीं। इंटीग्रिटी नोटिस कर रही है या इंटीग्रिटी को नोटिस किया गया है? हमारा सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा ना। सब्जेक्ट तो बैठा है और बाहर से कोई और आके उसको नोटिस कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये पैसिव है। सब्जेक्ट पैसिव है हमारा। सब्जेक्ट सोया हुआ है, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पैसिव है, सब्जेक्ट सोया हुआ है, तो क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस में तो इज एम आर के बाद में V3 आता ही है, V3 आया है तो वर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब ये बताओ, शी इज इंटरेस्टेड इन द डील। शी इज इंटरेस्टेड, क्या हमारे पास सब्जेक्ट एक्टिव है? सब्जेक्ट एक्टिव है क्या? सब्जेक्ट एक्टिव है ना। सब्जेक्ट ही तो हमारा एक्टिव है। एग्जाम्पल दे तो रही हूं, आप सुनो तो सही। शी इज इंटरेस्टेड इन द डील, हमारे पास सब्जेक्ट ही तो एक्टिव है, वह खुद ही इंटरेस्टेड है ना। शी ही तो इंटरेस्टेड है। अगर हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है इसका मतलब एक्टिव वॉइस है, ये हमें पता चल गया। एक्टिव वॉइस में तो आईएनजी होना चाहिए, लेकिन अगर V3 आया है इसका मतलब V3 है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का भी कौन सा वाला फॉर्म? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। अब देखो, हमें ये बात ध्यान नहीं रखनी, ये तो हमें अब आज तक पता था। ये बात तो हमें आज तक पता था। हमें बस दो बातें ध्यान रखनी है कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में हमें ये देखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही वो काम कर रहा है, सब्जेक्ट एक्टिव है हमारा,
तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर हमारा सोया हुआ है तो हमारे पास वो वर्ब हो जाएगी। V3 का मतलब है वर्ब हो जाएगी हमारे पास वो। ठीक है। हिज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी कुछ नोटिस नहीं कर रही है, इंटीग्रिटी सोई हुई है। इंटीग्रिटी पे काम किया जा रहा है, इंटीग्रिटी कुछ काम नहीं कर रही, इसका मतलब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में V3 वर्ब है हमारे पास, एक्टिव वॉइस में V3 पास्ट पार्टिसिपल है हमारे पास। ठीक है। चलो, तो आप लोग, क्या हो जाएगा हमारे पास, एडजेक्टिव हमारे पास हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल है। आईएनजी होगा तो हमारे पास वर्ब होगा, वैसे मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। अब देखो, हम टॉपिक से वैसे डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन एक बार ये देख लो, शी इज चार्मिंग। इज एम आर के बाद में आईएनजी आते से ही वर्ब होती है, लेकिन क्या चार्मिंग वर्ब है? वह चार्म कर रही है क्या, या फिर वो चार्मिंग है? वह चार्मिंग है ना। तो ऐसे आईएनजी देखते से ही अंधाधुंध वर्ब टिक मत करना। शी इज चार्मिंग, इज एम आर के बाद में आईएनजी, मैम आपने तो बताया था इज एम आर के बाद में अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो वर्ब है। लेकिन हमारे पास वर्ब जरूरी नहीं है, मैक्सिमम टाइम वर्ब होगी, 99% हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा। लेकिन वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि आईएनजी वाले वर्ड्स हमारे खुद भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है। चलो, सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी कि पोजेसिव केस के बाद में और प्रेपोजिशन के बाद में जिरंड आता है। अब बताओ, माई फादर डिडेंट अप्रूव ऑफ माई मैरिंग हिम, मेरा उससे शादी करना, मेरे उससे शादी करने वाली बात पे मेरे पापा ने अप्रूवल नहीं दिया। माई क्या है? माई हमारे पास पोजेसिव केस है। पोजेसिव केस के बाद में अगर आईएनजी आया है तो ये आईएनजी क्या है, जिरंड है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जिरंड हो जाएगा। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स बाइट, बाइट क्या हो जाएगा, बाइट बिट बिटन हमारे पास होता है ना, तो बाइट क्या हो जाएगा, वर्ब। भौंकने वाले कुत्ते काटते हैं, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं, काटने को क्वालिफाई कर रहा है, कब कब काटते हैं, कभी कभी काटते हैं, मतलब नहीं काटते हैं, ना के बराबर काटते हैं। तो काटने को क्वालिफाई कर रहा है, ये हमारे पास वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, टू बी वेरी पर्टिकुलर। ठीक है। अब देखो, ही अनलाइक हिज ब्रदर इज स्मार्ट, ही अनलाइक हिज ब्रदर इज स्मार्ट, इसमें मैं क्या बोलना चाह रही हूं, ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है, अनलाइक हिज ब्रदर मतलब उसका भाई नहीं है, अनलाइक हिज ब्रदर। ठीक है। तो ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है, अनलाइक हिज ब्रदर, तो अनलाइक हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। देखो, हमारे पास एक होता है लाइक। ठीक है। तो ये लाइक हमारे पास क्या हो सकता है, ये लाइक हमारे पास वर्ब भी हो सकता है, ये प्रेपोजिशन भी हो सकता है। ठीक है। प्रेपोजिशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कि जैसा, ही इज लाइक मी, वह मेरे जैसा है। ठीक है। हाँ, बार्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। ये अगर हमारे पास लाइक का मतलब है के जैसा, जैसे ही इज लाइक मी, वह मेरे जैसा है, तो के जैसा होगा तो हमारे पास क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। और आई लाइक हिम, ही लाइक्स मी, तो वर्ब अगर होगी हमारे पास लाइक, तो उसका मतलब क्या होता है, पसंद करना। ठीक है। अब इस वर्ब का जो अपोजिट बनता है ना, इस वर्ब का अपोजिट बनता है डिसलाइक, और इस प्रेपोजिशन का अपोजिट बनता है अनलाइक। ठीक है। तो लाइक के जैसा, अनलाइक का मतलब के जैसा नहीं। ठीक है। तो प्रेपोजिशन का अपोजिट होता है हमारे पास अनलाइक, तो अनलाइक हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। अगर डिसलाइक है तो वर्ब है, अनलाइक है तो प्रेपोजिशन है, और लाइक दोनों ही हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। ही केम अर्ली येट ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क, ही केम अर्ली, वह जल्दी आ गया था, एक क्लोज हमारे पास हो गई। ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट, दूसरी क्लोज हमारे पास हो गई। दो क्लोजेस को कनेक्ट कौन करता है, कंजंक्शन कनेक्ट करता है, तो येट हमारे पास क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। दे डिस्क्राइब द एक्ट एज अ ब्लेटेंट बिट्रेयल ऑफ फेथ, तो दे डिस्क्राइब,
ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। अब ये बताओ, क्या या अगर आपको यहाँ पे ये एज कंजंक्शन लग रहा है, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है कहीं पे? उन्होंने ये इस एक्ट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया, ब्लेटेंट बिट्रेयल ऑफ फेथ, फेथ का बहुत ही जोरदार घिनौना घिनौनी हार की तरह से डिस्क्राइब किया। क्या यहाँ पे वर्ब है? वर्ब है? नहीं है। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। ऑब्जेक्टिव केस में नाउन फ्रेज है हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एज हमारे पास प्रपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, चलो। एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशंस देमसेल्व्स, देखो, कल ही सर ने पढ़ाया होगा मे बी, कल प्रोनाउन की क्लास हुई है ना, तो सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड्स हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव हमारे पास होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होते हैं। और हमारे पास क्या हो सकते हैं, एम्फेटिक भी हो सकते हैं, एम्फेटिक भी हो सकते हैं। सेल्फ सेल्फ वाले सारे वर्ड्स, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, जितने भी सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं या तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे या तो एम्फेटिक होंगे, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे मैं बोलूं आई लव माई सेल्फ, मैं किसको प्यार करती हूँ, अपने आप से, आई लव माई सेल्फ, है ना, खुद से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, तो मेरे आप को रिफ्लेक्ट कर रही हूं ना मैं, तो हमारे पास माई सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं आई माई सेल्फ कुक्ड द फूड, मैंने खुद खाना बनाया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माई सेल्फ क्या हो जाएगा, एम्फेटिक हो जाएगा, मैं एम्फेसिस डाल रही हूं कि मैंने खुद खाना बनाया। ठीक है, मैंने खुद ये ब्रेकफास्ट बनाया है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इसमें डिफरेंस क्या है, अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेल्फ सेल्फ वाला वर्ड है ना, तो हमारे पास क्या होगा, एम्फेटिक होगा। अगर हमारे पास वर्ब के बाद में सेल्फ सेल्फ वाला वर्ड है ना, तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देमसेल्स हमारे पास सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आया है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर सेल्फ वर्ड आया है तो हमारे पास क्या होता है, एम्फेटिक होता है, तो हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, चलो। रिया इज सो इल टू टॉक, रिया इज सो इल टू टॉक, क्या हो जाएगा, रिया इज टू इल टू टॉक हमारे पास हो जाएगा। हमारे पास पेयरिंग बनती है, अब तो आपने क्या पता पढ़ भी लिया होगा 100 रूल्स वाली में, हमारे पास 2+2 की पेयरिंग बनती है। ठीक है, और 100+दैट की पेयरिंग बनती है, और हमारे पास सच प्लस दैट की पेयरिंग बनती है। ठीक है, तो 2+2 की पेयरिंग हमारे पास बनती है। तो रिया इज टू इल टू टॉक, इतनी ज्यादा बीमार है कि बात भी नहीं कर सकती है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रावो हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई प्रिवेल्ड ऑन हिम टू वोट फॉर यू, मैंने उस पे उसको प्रिवेल किया और तुम्हें वोट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्रिवेल के साथ ऑन प्रपोजिशन सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आई प्रिवेल्ड ऑन हिम टू वोट फॉर यू, वोट फॉर यू में क्या दिक्कत लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर, कोई एरर नहीं है उसमें, आई प्रिवेल्ड ऑन हिम टू वोट फॉर यू, मैंने उसको प्रिवेल किया कि तुम्हारे लिए वोट करे, टू वोट ऑफ यू नहीं, टू वोट फॉर यू सही है, तुम्हारे लिए वोट करे वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखो, मैंने सच क्या बताया, सच का, और वैसे भी सच हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता है। ठीक है, ही वॉज सच अ वर्सटाइल एक्टर, वह इतना ज्यादा वर्सटाइल एक्टर है कि ही प्लेड एवरी रोल एक्सेप्शनली वेल, वह इतना सच के साथ में, दैट, सच के बाद में दैट आता है, और सच हमारे पास एडजेक्टिव है तो नाउन आता है, तो सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे टू वोट यू होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आई प्रिवेल्ड ऑन हिम टू वोट यू, तुम्हें वोट करे, मैंने उसको प्रिवेल किया, तुम्हारे लिए वोट करे, वो भी सही है। और उस पर्टिकुलर बंदे को वोट थोड़ी ना करते हैं, उस बंदे के फेवर में हम वोट करते हैं ना, उस बंदे के लिए हम वोट करते हैं, उस बंदे को वोट थोड़ी ना कर रहे हैं, बंदे को क्या वोट करने का क्या मतलब हुआ।
ही इज सच अ वर्सेटाइल एक्टर दैट ही प्लेड एवरी रोल एक्सेप्शनली वेल। हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एवरी की जगह ईच भी हो सकता है। ईच भी हो सकता है, सही है, बट एवरी में कोई दिक्कत नहीं है ना। एवरी में कोई दिक्कत नहीं है। चलो। द रीजन वाई आई वॉज लेट वॉज बिकॉज आई बोर्डेड द रॉन्ग बस। द रीजन जिसकी वजह से मैं लेट था, आई वॉज लेट, वॉज बिकॉज आई। तो द रीजन हमें ऑलरेडी कारण बता रहा है, तो हमें यहाँ पे बिकॉज लगाने की जरूरत नहीं है, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। बिकॉज हमारे पास रिडंडेंट है। द रीजन वाई आई वॉज लेट वॉज दैट आई बोर्डेड द रोंग बस। तो दैट हमारे पास हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास सुपरफ्लुअस है। द चेयर्स विल बी डिस्पोज ऑफ इन एन ऑक्शन। तो हमारे पास डिस्पोज के साथ में क्या लगता है, सिंगल एफ वाला ओ एफ होता है, डिस्पोज डबल एफ नहीं होता, डिस्पोज ऑफ हमारे पास होता है। द गर्ल फिल्ड द पिक्चर फॉर वाटर। पानी के लिए भर दिया या पानी से भर दिया। तो फिल्ड द पिक्चर, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा। पिक्चर विद वाटर हमारे पास हो जाएगा, फॉर वाटर नहीं होगा, क्या होगा, विद वाटर हमारे पास हो जाएगा। विद वाटर, कि पानी से भर दिया। ही कुड नॉट कॉप अप विद द हैवी रश। हमें ऐसे बोलने की आदत हो गई, आई कैन नॉट कॉप अप विद दिस, आई कैन नॉट कॉप अप विद दिस। ठीक है। हाँ, अब एक बच्चा बोला कि मैम रीजन को भी तो हटा सकते हैं। देखो, हम हमेशा इस तरफ से पढ़ते हुए चलते हैं। इस तरफ से अगर कोई गलती नहीं निकल रही है, तो इस पार्ट को मद्देनजर रखते हुए सेकंड वाले पार्ट में गलती निकालते हैं। अब हम यहां से पढ़ना हमने शुरू किया तो ये तो सही था ना। हमें यहां जाके पता चला कि इन दोनों में कंट्रोवर्सी हो रही है। दोनों में से अगर एक ठीक करना है, तो ये तो हम वापस बैक क्यों जाएंगे। जहां पे आप खड़े हो वहीं पे एरर कर दो ना। समझ रहे हो। ठीक है। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। तो कुड नॉट कॉप अप विद, कॉप अप विद हमारे पास कोई वर्ड ही नहीं होता है, हमारे पास क्या होता है, कॉप विद हमारे पास होता है, कॉप अप विद नहीं होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी हमारे पास हो जाएगा। वी वर नॉट यूज टू गेट अप अर्ली। वी वर नॉट यूज टू। देखो, अगर हमारे पास वर पहले आ गया है, इसका मतलब यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है। मॉडल वर्ब नहीं है तो यूज टू क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। नाउन चाहिए तो वर्ब को क्या बना देंगे, जिरंड हम बना देंगे, गेटिंग हमारे पास हो जाएगा, गेटिंग अप अर्ली हमारे पास हो जाएगा। माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे वीक। तो 5 डे वीक नहीं होता है, क्या होता है, 5 डेज अ वीक हम कर सकते हैं, या फिर पर वीक हम कर सकते हैं। 5 डेज अ वीक होता है। माई ब्रदर गोज टू, मेरा भाई ऑफिस जाता है हफ्ते के 5 दिन, 5 डेज अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन, 5 डेज अ वीक हो जाएगा। चलो। हाँ, इन अ वीक भी कर सकते हो, 5 डेज अ वीक भी सही है। इफ यू लेंड मोहन अ पेन, ही विल लेंड इट टू समवन एल्स एंड यू विल नेवर गेट इट बैक। अगर तुम मोहन को पेन दोगे तो वो किसी और को दे देगा और तुम्हें वापस कभी भी नहीं मिलेगा, यू विल नेवर। सी पार्ट में एरर हो जाएगा। चलो। अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है, हमारे घर वाले ऐसे नहीं बोलते कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो मतलब वो जो मक्खी है वो सब कुछ देख रही है। वो मक्खी सब कुछ देख रही है, लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर हमारे पास हो जाएगा। अरे नेवर शुरू में आएगा ही नहीं ना, नेवर किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाए तब हमारे पास इन्वर्जन लेता है। पीछे आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोप अप विद हमेशा गलत होता है देबस्मिता, मान लिया बात। स्पैम क्यों कर रही हो। जब मैंने बता दिया कि कोप अप विद होता ही नहीं है, कोप विद होता है, तो 10 बार क्यों लिख रही हो इसी बात को। सुबह सुबह अगर अपने इतना टाइम लगा रही हो क्लास में आके, तो पढ़ लो यार। चलो। अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है, एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर। ठीक है।
गियर अप फॉर, देखो हम कभी भी कहीं पे भी जाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि अपने गियर डाल लो, मतलब नहीं बोलते कि अपने गियर सेट कर लो और चलो। तो गियर सेट करने का मतलब होता है कहीं जाने के लिए रेडी होना। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर होता है। ठीक है, गेट रेडी फॉर, किसी चीज के लिए रेडी होना। आपको इडियम्स के लिए थोड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, थोड़ा धैर्य बना के रखें। कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है? कॉल अप, ध्यान से सुनो। कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को ऑफिशियली कोई काम करने के लिए कहना। ठीक है, ऑफिशियली किसी को कोई काम करने के लिए कहना तो क्या होता है? अरे उसके अलावा भी कुछ और भी है, तो टू ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा। लूज योर टच, इसका मतलब क्या है? देखो, पहले अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा फेमस है या फिर बहुत अच्छा अपने करियर में कर रहा है और अब वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि आजकल तुम अपना टच खो रहे हो। मतलब जितना तुम वो थे ना, फेमस थे, अब उतना नहीं हो, आजकल तुम अपना टच लूज कर रहे हो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली। ठीक है, तो सी हमारे पास होगा। देखो, इससे तुम लोग एक कंफ्यूजिंग वर्ड्स सीख लो। एक हमारे पास होता है लूज। लूज का मतलब होता है ढीला। ठीक है, जैसे माई पेंट इज लूज, लूज का मतलब क्या होता है? ढीला। और हम क्या लिखते हैं? आई कांट लूज यू। आई कांट लूज यू वाला क्या होता है? ये लूज होता है, ये आई कांट लूज यू। तो ये लूज क्या होता है? खोना किसी को, खो देना। तो ये वाला लूज होता है वो। ठीक है, और ये लूज क्या होता है? डबल ओ वाला क्या होता है? ढीला। ठीक है, माई पेंट इज लूज, लूज ढीली है। ठीक है, ऐसा। तो लूज का मतलब क्या होता है? ढीला होना। एट वंस एल्बो, एल्बो का मतलब क्या होता है? एल्बो का मतलब होता है कोहनी। एल्बो का मतलब क्या होता है? कोहनी, है ना? तो किसी की कोहनी के पास होना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरे बगल में हो ना तुम, तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टू समवन हमारे पास हो जाएगा। वेट लॉस होता है, एल ओ डबल एस होता है, वेट लॉस होता है। चलो, आई डू नॉट डाउट डैश निमृत विल सक्सीड इन लाइफ। बताइए क्या होगा? हाँ, S1 S6 समझाऊंगी लास्ट में। देखो, यहाँ पे क्या है? मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर मुझे कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब क्या है? मैं श्योर हूं। हम श्योरिटी के लिए क्या यूज करते हैं? श्योरिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। इफ और वेदर हम डाउट बताने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे इसने ये थोड़ी ना बोला है कि उसको डाउट है, ये बोल रहा है कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि निम्रत सफल होगी लाइफ में। मुझे कोई डाउट नहीं है कि, श्योरिटी है तो क्या यूज करेंगे? दैट हम यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज द सेम कैप डैश आई हैड बोट। तो क्या हो जाएगा? द सेम। अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में द सेम है, द ओनली है, ठीक है, एवरीथिंग है, ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है वन वन रूल वाली क्लास में। एवरीथिंग है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा, दैट आई हैड बोट। ठीक है, दिस इज द सेम सूट डैश माइन। बताइए क्या होगा? दिस इज द सेम सूट। देखो, मैंने अभी अभी क्या बोला कि अगर हमारे पास द सेम है, द ओनली है, एवरीथिंग है, तो उसके साथ में दैट आता है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट कंजंक्शन आएगा, दैट कंजंक्शन आएगा। ठीक है, अब दिस इज द सेम सूट दैट माइन, कितना एब्सर्ड लग रहा है ना? तो रटो मत कंसेप्ट को कि दैट सेम आ गया तो हम दैट ही करेंगे। मैम आपने तो हमारा क्वेश्चन कैसे गलत करवा दिया मैम। अरे उसको समझो भी तो सही कि कैसे क्या बोल रहा है वो। दिस इज द सेम सूट एज माइन, मेरे सूट के जैसा ही तुम्हारा सूट है। तो एज हमारे पास हो जाएगा। सेंस समझ, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? इसको ये मत रटो कि द सेम आ गया तो दैट ही करेंगे, अडिग मत हो जाना। ठीक है, तो एक सेंस भी समझना है, सेंटेंस को भी देखना है, रटना नहीं है हर एक चीज को। दिस इज द सेम कैप दैट आई हैड बोट, ये वैसी ही कैप है जैसे कि मेरे पास थी। तो द सेम, द ओनली, अगर उसके बाद में एक और क्लोज आ रहा है तो दैट हम कंजंक्शन की तरह लगा देंगे। दिस इज द सेम सूट एज माइन। अब मैंने अभी अभी मैंने यहाँ पे कंजंक्शन क्यों लिखा है? क्योंकि एज अ कंजंक्शन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम, हमारे पास कोई क्लोज नहीं है ना, कोई क्लोज नहीं है, इसका मतलब कंजंक्शन नहीं यूज हुआ है यहाँ पे। दैट को हम एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा होता ना, दिस इज द सेम सूट दैट आई हैड, दैट आई हैड,
यह वैसा ही सूट है जैसा कि मेरे पास था, तो यहाँ पे दैट कर देते। अगर हमें कंजंक्शन चाहिए रहेगा तब हम दैट यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो क्लोज है नहीं, यहाँ पे एक और क्लोज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे कंजंक्शन नहीं चाहिए। कंजंक्शन नहीं चाहिए तो क्या होगा, एज हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। टेक केयर लेस्ट यू, में तो होगा नहीं, वुड नहीं होगा, और टू नहीं होगा, क्या होगा, फॉल हमारे पास हो जाएगा। फॉल भी हो सकता है, शुड फॉल भी हो सकता है। हाँ अभिषेक वैसा ही है, कंडीशन वाले पार्ट में चेंज करते हैं। तो लेस्ट के साथ क्या होता है, शुड फॉल होगा या फिर अकेला फॉल होगा हमारे पास। रीना आस्क्ड मी डैश व्हाट आई वाज डूइंग। रीना आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। देखो, जब भी हमारे पास अ, दो क्लोजेस होते हैं, देखो हमारे पास दो क्लोज होते हैं तो बीच में हम क्या लगाते हैं, कंजंक्शन लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, ये डब्ल्यू एच वर्ड है, तो अब ये डब्ल्यू एच वर्ड अगर है, तो दिस वर्ड itself acts as a conjunction। ये वर्ड खुद एक कंजंक्शन की तरह काम करता है, हमें एक और कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। रीना आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग, ये गलत है। रीना आस्क्ड मी, रीना ने मुझसे पूछा व्हाट आई वाज डूइंग, कि मैं क्या कर रहा था। तो डब्ल्यू एच वर्ड है, अगर हमारे पास डब्ल्यू एच वर्ड होता है ना, तो उससे पहले हम दैट नहीं लगाते हैं, दैट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नो वर्ड रिक्वायर्ड हमारे पास हो जाएगा। हाँ लेस्ट खुद नेगेटिव है हमारे पास। हाँ नरेशन में ही पढ़ते हैं, ये नरेशन में भी करते हैं, नहीं प्रियंका, नरेशन में ही ये टॉपिक है हमारे पास। ठीक है। ही एम्ड द ब्लो डैश माई लेफ्ट आई, क्या होगा, ही एम्ड द ब्लो डैश माई लेफ्ट आई, मेरी बाई आंख पर उसने क्या करा, एम किया। तो एम एट हमारे पास होता है, एम एट का मतलब क्या होता है, निशाना लगाना, निशाना लगाना। ठीक है। एवरी स्टूडेंट हैड टू अबाइड, अबाइड के साथ क्या आता है, अबाइड बाय होता है, यूनिवर्सल है हमारे पास, बहुत आसान है। अबाइड बाय हमारे पास होता है, अबाइड बाय। ठीक है। द रिवर अबाउंड्स विद, रिवर जो है भरी हुई है, किससे भरी हुई है, फिश एंड क्रोकोडाइल्स से भरी हुई है, तो क्या हो जाएगा, अबाउंड्स विद हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। आई मस्ट डैश माई डेफिशिएंसी इन इंग्लिश, क्या होगा, वैसे तो आइडियली यहाँ पे मेकअप फॉर होना चाहिए था, मेकअप फॉर होना चाहिए था, मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, मेक आउट नहीं होगा। ठीक है, या वैसे यहाँ पे होना चाहिए था मेकअप फॉर, हमारे पास होना चाहिए था, बट अगर वो भी नहीं है तो क्या कर देंगे हम, मेकअप कर देंगे। आई मस्ट मेकअप, मेकअप का मतलब कैचअप, मतलब माई मेरी जो इंग्लिश में जो कमी है ना, तो उसको मुझे कैचअप करना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा, वो जो उसमें कमी हुई है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, ये उसका मतलब है। ठीक है, तो मेकअप फॉर होना, मेकअप फॉर होगा तो भी सही है, मेकअप भी सही है। हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सीड इन वट एवर दे डू, वो हर उस चीज में सक्सीड करते हैं, जो भी वो काम करेंगे उसी में सक्सीड करेंगे, जो जो भी कोई मेहनत करता है वो। तो हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सीड इन वट एवर दे डू हमारे पास होगा। ठीक है। चलो वो कैब, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स। द कम्युनिटी डिसाइडेड टू ostracize हिम आफ्टर लर्निंग अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैंडल। She was appalled by the inhumane condition of the refugee camp, क्या होगा, ओस्ट्रसाइज का मतलब होता है रिमूव करना, किसी को जड़ से खत्म कर देना, वाइप आउट करना, अगर किसी चीज की हम बात करें तो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द कम्युनिटी डिसाइडेड टू ostracize हिम, मतलब टू बैनिश हिम। बैनिश का मतलब क्या होता है, वैनिश कर देना, गायब कर देना वहां से। ठीक है। और अपोल्ड का क्या मतलब होता है, शॉक्ड, एकदम, मतलब बहुत ज्यादा शॉकिंग जो होता है ना, अपॉलिंग होता है, भयावह हम बोल सकते हैं।
भयावह हम बोल सकते हैं। ठीक है, बीरेट। बीरेट का मतलब क्या होता है? किसी को रिब्यूक करना। एक मिनट। एक मिनट। हम्म। हाँ, अपॉल्ड का स्केयर, स्केयर्ड नहीं होगा। स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ होना, और अपॉल्ड का मतलब होता है डराने वाला। ठीक है। बीरेट का मतलब होता है, बीरेट का मतलब होता है किसी को रिब्यूक करना, किसी को चाइड करना। ठीक है। किसी को कास्टिगेट करना, चेस्टाइज करना, एडमोनिश करना। ठीक है। रिप्रोच करना, रिप्रूव करना, रेप्रीमांड, याद मैं करवा दूंगी, टेंशन नहीं लेनी है। रेप्रीमांड करना। ठीक है। क्रिटिसाइज करना भी हो सकता है, लेम्बेस्ट भी हो सकता है। मतलब डांटना, फटकारना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना। ठीक है। स्कोर्न करना किसी को, ये सब इसके मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है। सेंश्योर का भी वही मतलब होता है। चलो। क्रिटिसाइज स्पेलिंग गलत है, क्रिटिसाइज होता है। ठीक है, देख लेना। देखो, तो बिरेट का मतलब होता है, बिरेट का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना। अपब्रेड करना एक वर्ड होता है, अपब्रेड। ठीक है। अभी चुप रहो और मीनिंग्स याद करो। ठीक है। बिरेट का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, किसी की आलोचना करना, बुरा धमकाना, मतलब बहुत गंदी गंदी वर्ड्स बोल के। ठीक है, किसी को धमका दिया बहुत बुरा बुरा, उसके बारे में बोला तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ऐसा ऐसा करके, और बहुत डांट दिया उसको। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रिब्यूक। रिब्यूक सबको ही पता है, रिब्यूक करना डांटना होता है ना। चाइड। चाइड कैसे याद रखो? अगर चिड़े चिड़े से घूमोगे ना, इसको चाइड पढ़ो ही मत, इसको चिड़े पढ़ो। अगर चिड़े चिड़े से घूमोगे तो क्या होगा? मम्मी डांट मार देगी ना कि ज्यादा हवा में मत आओ। तो चिड़े चिड़े से घूमोगे तो क्या हो जाएगा? डांट पड़ जाएगी। ठीक है। अब कास्टिगेट और चेस्टाइज को साथ में ही पढ़ो। कास्टिगेट और चेस्टाइज, कास्टिगेट और चेस्टाइज। तो कास्टिगेट में कास्ट वर्ड आ रहा है ना, तो कास्ट वगैरह की अगर बातें करोगे तो डांट पड़ जाएगी घर पे, है ना। कि मतलब घर वाले बोलते हैं ना कि फालतू में ये सब नहीं करना है, कि ये कास्ट वो कास्ट, फालतू में अगर कास्ट वास्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? डांट पड़ जाएगी। तो कास्ट कास्ट की बातें नहीं करनी है हमें। कास्ट, कास्टिगेट, चेस्टाइज, कास्टिगेट, चेस्टाइज, ऐसा करके याद रख लो। ठीक है। एडमोनिश। एडमोनिश में क्या होगा? मनीष। मनीष है ना, तो मनीष की मम्मी उसे बहुत ज्यादा डांटती है, मनीष की मम्मी उसे बहुत ज्यादा डांटती है। ठीक है। अब देखो, रिप्रोच। रिप्रोच वर्ड देखते से ही हमें क्या लगेगा? अप्रोच जैसा साउंड आ रहा है ना। रिप्रोच देखते से ही कभी भी दिमाग में ये तो आएगा नहीं कि इसका मतलब डांटना हो सकता है। रिप्रोच देखते से ही हमारे दिमाग में अप्रोच वर्ड आएगा, है ना, अप्रोच आएगा ना। अब इसको ऐसे समझ लो, री अप्रोच। दोबारा से अगर किसी को अप्रोच करने की कोशिश करोगे ना, री अप्रोच। अगर दोबारा, री री का मतलब होता है अगेन, रीअपियर के दोबारा आप पेपर देने जाते हो ना, तो रीअप्रोच मतलब दोबारा से अगर किसी को अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा? तो आपको डांट पड़ जाएगी, सुना दिए जाओगे। ठीक है, कि शर्म नहीं आती है क्या? ठीक है, ऐसा करके। तो रीअप्रोच का क्या हो जाएगा? दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो डांट पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए एक बार पूछो, मना कर दे तो चुप रहो। ठीक है, थप्पड़ भी खा सकते हो। हाँ, तो दोबारा अप्रोच नहीं करना है किसी को। रीप्रूव करना। रीप्रूव करना, देखो आपने एक बार प्रूव कर दिया, मान लो कि मैं गलत नहीं हूं, उसका मैसेज नहीं आया था, आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब क्या है? रीप्रूव, दोबारा से प्रूव करने के लिए बोल रही है, दोबारा प्रूव करो। ठीक है। रीप्रूव भी आप बोल सकते हो, रीप्रूफ भी बोल सकते हो, रीप्रूव और रीप्रूफ। ठीक है, दोबारा से अगर प्रूफ मांगोगे, या फिर दोबारा से अगर किसी ने प्रूफ मांगा तो क्या होगा? डांट पड़ जाएगी, भाई एक बार ही प्रूव कर सकते हैं, बार बार प्रूव नहीं होगा, है ना। तो रीप्रूव और रीप्रूफ। रेप्रीमांड, मम्मी रिमांड लगा देती है कभी कभी, मूड में होती है तो, है ना। डंडा वगैरह लेके आएगी, आज तो तुझे ही देखती हूँ, आज तो तुझे ही सुधारना है ना। तो रेप्रीमांड, तुम्हारा ही रिमांड लगाऊंगी आज। तो रेप्रीमांड क्या हो जाएगा? रिमांड मम्मी लगा देगी। ठीक है। क्रिटिसाइज करना, किसी को डांटना, फटकारना। लेम्बेस्ट। लेम्बेस्ट में लंबा स्टे आ रहा है, लंबा स्टे, लंबा प्लस स्टे। अगर ज्यादा दिनों तक किसी के घर रहोगे तो लोग अक्सर आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं ना। तो लंबा प्लस स्टे, लंबा स्टे, है ना। तो ये वैसे लंबेस्ट है, ई साइलेंट होता है, बट हम साइलेंट करेंगे नहीं। लंबा स्टे,
किसी भी जगह पर अगर हमने लंबा स्टे रखा, लंबे ज्यादा दिनों तक अगर हमने स्टे किया तो क्या हो जाएगा, लोग हमारी बुराइयां करना शुरू करेंगे। अपब्रेड, अपब्रेड को कैसे रखोगे? ब्रेड का मतलब क्या होता है? जैसे लड़कियां ब्रेड्स बनाती है, ब्रेड का मतलब होता है चोटी। ठीक है, तो जैसे हम स्कूल में जाते थे, तो स्कूल में क्या होगा, चोटी नहीं बनवाएंगे। वो जो गूंथ के ऐसे चोटी बना देती थी ना, ऐसे जो चोटी बनती है, ऐसे बालों की चोटी बनती है ना, हाँ, तो वो चोटी होती है ना। तो मतलब चोटी बनाने के लिए मम्मी बहुत डांटती थी, दो थप्पड़ मारती थी, इधर आ चुपचाप चोटी बना के जा स्कूल। ठीक है, तो चोटी का मतलब ब्रेड, अप ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए मम्मी बहुत डांटती थी। ये चोटी है या बिच्छू? अरे ऐसी ही है यार ड्राइंग, आप लोग समझ लो। वैसे लड़कियां रिलेट कर पाएंगे, जैसे बचपन में ऐसे होता था कि चोटी मत बनाओ, बालों में दर्द, सिर में दर्द होता है, ज्यादा टाइट कर देते हो ऐसे। ठीक है, तो चोटी, ब्रेड का मतलब क्या होता है, चोटी। तो चोटी बनाने के लिए मम्मी ने बहुत डांट मारती थी मम्मी, ऐसा करके। ठीक है, तो अब एक बार खुद से रीड कर लेना। बीरेट का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, रिब्यूक करना। चिड़े चिड़े से घूमोगे तो मम्मी डांट मार देगी, कास्ट की बात करोगे तो डांट मार देगी, कास्टिगेट चेस्टाइज साथ में ही पढ़ो। ठीक है, रिप्रोच, दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो पिट जाओगे। रिप्रूव, रिप्रूफ, दोबारा से सबूत मांगोगे तो भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, डांट पड़ जाएगी, मम्मी रिमांड लगा देगी। मनीष की मम्मी उससे बहुत ज्यादा डांटती है। अपग्रेड, मम्मी चोटी बनाती है, जो पसंद नहीं आती तो डांट मार देती है हमें। लंबा स्टे कहीं पे करेंगे तो डांट, बुराइयां लोग हमारी करेंगे, लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे। कंडेम्पलोरी, डायट्राइब, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं फिर क्रिटिसिज्म वाले के। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं यार, कितने ही लिखूं अब। चलो, इम्बेसाइल, इम्बेसाइल का मतलब होता है, इम्बेसाइल का मतलब होता है डोल्टिश, डोल्टिश। फुलिश हम बोल सकते हैं, डंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बेवकूफ आदमी होता है, बेवकूफ। ठीक है, इम्बेसाइल का मतलब होता है बेवकूफ। ठीक है, और कोल्यूजन का मतलब क्या होता है, कोल्यूजन का मतलब होता है टू प्लॉट, कॉन्स्पिरेसी, कुछ घड़ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इम्बेसाइल का मतलब हो जाएगा स्टूपिडिटी और सीक्रेट एग्रीमेंट। अब कंफ्यूजिंग वर्ड्स एक बार देखते हैं। एक वर्ड होता है हमारे पास कोलिजन, कोलिजन। तो ट्रेन्स का कोलिजन होता है ना, ट्रेन्स का कोलिजन, ट्रेन्स का कोलिजन हो गया था थोड़े टाइम पे पहले, है ना। तो कोलिजन किससे बना है, हमारे पास कोलाइड वर्ड से बना है। कोलाइड का मतलब होता है कोलिजन हो जाना, टकरा जाना, टकराना। ठीक है, और कोल्यूजन क्या होता है, कोल्यूजन में आप किसी दूसरे इंसान के साथ टकरा रहे हो, मतलब दूसरे इंसान के साथ मिल रहे हो, कुछ कॉन्स्पिरसी करने के लिए, कुछ प्लॉट करने के लिए क्या होता है, कोल्यूजन हमारे पास होता है। तो कोल्यूजन क्या होता है, सीक्रेट एग्रीमेंट हमारे पास होता है। ठीक है, वर्बोसिटी क्या होता है, वर्बोसिटी होता है गैरुलस, बहुत ज्यादा बोलना, टोकेटिव हम बोल सकते हैं। चलो, ऑब्ड्यूरेट एंड ऑब्सक्योर, डिस्पाइट द एविडेंस प्रेजेंटेड टू हिम ही रिमेन्ड ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है, एडमेंट रहा वो, स्टबर्न रहा, स्टबर्न हम बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं, एडमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जिद पर अड़ा रहा। ठीक है, तो स्टबर्न सबको ही पता है। ऑब्स्टिनेट को कैसे याद रखोगे, टिन के जैसा जिद्दी है। टिन को कितना ही ठोको बजाओ, क्या वो बदल सकता है? नहीं बदल सकता ना। तो ऑब्स्टिनेट क्या हो जाएगा, टिन के जैसा है, बहुत जिद्दी है। एडमेंट को कैसे याद रखोगे, एड, है ना, बात बात पे अड़ जाता है, किसी की नहीं मानता है। ठीक है, एडमेंट में क्या आ रहा है, अड़ जाता है, बात बात पे अड़ जाता है, इसका मतलब क्या है, वो जिद्दी है। तो द ऑथर्स अर्ली वर्क्स वर ऑब्सक्योर टू मोस्ट। तो ऑब्सक्योर का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग उससे अनजान थे, अनक्लियर थे, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता था। तो क्या हो जाएगा, एडमेंट हो जाएगा, और अननोन हमारे पास हो जाएगा। 47 का ए आंसर है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर होना, अनक्लियर टू मोस्ट, बहुत सारे लोगों के, लोग उससे बेखबर थे। ठीक है, चलो, क्वेरुलस, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन यार, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है।
क्वेरुलस का किसको नहीं पता है? क्वेरुलस क्वेरलसम, लड़ाई झगड़ा करना, है ना। और ओडेसियस का मतलब क्या होता है? ओडेसियस का मतलब होता है बोल्ड। द ओडेसियस प्लान टू क्लाइंब द माउंटेन इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म, सरप्राइज इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स। तो ओडेसियस का मतलब क्या होता है? बोल्ड हमारे पास होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्वेरलसम हमारे पास हो जाएगा। पेरिलस, पेरिल, पेरिल का मतलब ही क्या होता है? पेरिल का मतलब होता है हैजार्ड। तो पेरिलस क्या हो जाएगा? हैजार्डस हमारे पास हो जाएगा। रेवरी क्या हो जाएगा? डे ड्रीम। रेवरी का मतलब क्या होता है? डे ड्रीम करना, दिन में सपने देखना। ठीक है, दिन में सपने देखना। अब देखो, ये है हमारे पास ओडेसियस। ऐसा ही एक वर्ड हमारे पास होता है ओडेसिटी। अरे ओडेसियस का क्या बोल रहे हो आप? रूड भी हो सकता है। कहाँ पे रूड हो सकता है, अभी बताती हूँ। ओडेसियस का मतलब होता है बहादुरी। ठीक है, मतलब बहादुर होना, हिम्मत होना किसी भी चीज के लिए, हिम्मत होना। तो ओडेसिटी का मतलब क्या होता है? ओडेसिटी का मतलब होता है बेशर्मी। ठीक है, शेमलेस, शेमलेस तरीके से बोल्ड होना। शेमलेस तरीके से जो इंसान बोल्ड होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। अब ओडेसिटी के लिए हम किस किस चीजों को यूज कर सकते हैं? ओडेसिटी का मतलब क्या होता है? रूड या फिर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। रूड या फिर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। ठीक है, टेमिरिटी हम लिख सकते हैं। इम्प्यूडेंस याद मैं करवा दूंगी, तुम लोग बस सुनते रहो। छोटू दो। इम्प्यूडेंस हम लिख सकते हैं। ठीक है, इंसोलेंस हम लिख सकते हैं। चिकी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एफ्रंट्री हम लिख सकते हैं। ठीक है, इम्पर्टिनेंट लिख दिया क्या? नहीं लिखा है। इम्पर्टिनेंस लिख सकते हैं। खुतपा लिख सकते हैं। चलो, ओडेसिटी का मतलब होता है ऐसी हिम्मत, शेमलेस बोल्डनेस। इसका मतलब क्या है? दुस्साहस। हिम्मत तो है लेकिन वो गलत हिम्मत है। ठीक है, वो रेवरेंशियल होता है। रेवरेंशियल, डिफरेंशियल, ये होता है। ये रेवरी है, ये रेवरेंशियल है। इसका मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टफुल। और रेवरी का मतलब डे ड्रीम भी होता है। ठीक है, चलो, अभी याद करते हैं। ओडेसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, ओडेसियस का मतलब होता है बहादुर। ओडेसिटी में उस इंसान में हिम्मत तो है, लेकिन वो दुस्साहस है, वो बेशर्मी वाली हिम्मत है। अब अगर आप लोगों ने अपने मम्मी पापा से जुबान लड़ाई है, तो क्या वो अच्छी बात है? वो हिम्मत किसी काम की नहीं है ना। वो किस काम की हिम्मत, जो मतलब बेशर्मी दिखाए आप किसी काम में। ठीक है, तो रूड या फिर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। अब देखो, रूड प्यूड, रूड इम्प्यूड है ना, इम्प्यूडेंट, रूडनेस इम्प्यूडेंट। तो रूड पूड एक साथ से में आप याद रखो, रूड प्यूड एक साथ में याद रखो। ठीक है, टिमिरिटी, टिमिरिटी का मतलब क्या होता है? दुस्साहस होना। अ, ठीक है, जिसकी ट्रिक पता है वो मैं बता देती हूँ। एफ्रंट्री, एफ्रंट्री में क्या हो रहा है? फ्रंट, है ना। मम्मी क्या बोलती है? अब मेरे सामने बोलोगे तुम? अरे और क्या, पीछे जाके बोलेंगे? सामने ही तो बोलेंगे। लेकिन फ्रंट बोलने का मतलब क्या होता है? फ्रंट में बोलने का मतलब है कि तुम मेरे से जुबान लड़ाओगे क्या? इतनी बदतमीजी से बात करोगे क्या तुम? डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करोगे क्या? ठीक है, तो एफ्रंट्री का मतलब क्या होता है? मम्मी के फ्रंट में आके बोलेंगे तो क्या होगा? वो बेशर्मी वाला बिहेवियर होता है। बेशर्मी वाला बिहेवियर होता है। ठीक है, अब ये क्या है? इम्पर्टिनेंस है। एक वर्ड हमारे पास होता है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है एप्ट होना, अप्रोप्रिएट होना, अप्रोप्रिएट होना। ठीक है, सुटेबल होना। अब इसमें क्या है? उस आदमी का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। यहाँ पे क्या है? इम्पर्टिनेंट है। मतलब इसमें क्या है? दूसरों के प्रति, पर्टिनेंट आ रहा है ना, दूसरों के प्रति उसका बिहेवियर अच्छा है। यहाँ पे क्या है? दूसरों के प्रति इम बिहेवियर है, इन बिहेवियर, इम्पर्टिनेंट बिहेवियर, नॉट फिट। जो बिहेवियर फिट नहीं है, जो
बिहेवियर सूटेबल नहीं है, वो इम्पर्टिनेंट है, दूसरों के प्रति उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इम्पर्टिनेंट है। ये है हमारे पास हुत्सपा। हुत्सपा अब की बार सीडीएस में आया था। ठीक है, हुत्सपा। हुत्सपा का मतलब क्या होता है? बेशर्मी होना। ठीक है, बेशर्मी। चिकी, चिकी को देखते से ही आपको ऐसा लगेगा, चिकी चिकी कितना प्यारा सा वर्ड है, चीक से याद आएंगे है ना, चिकी चिकी। लेकिन चिकी का मतलब होता है बेशरम होना। बेशरम। जैसे हमारे घर पे अगर मम्मी के ऐसे गाल खींच दो ना, तो मम्मी ऐसे बेशरम है क्या? मतलब हमारे घर पे तो ऐसे ये सब चीजें मतलब मम्मी बहुत ऐसे डांट देती है ना। तो मैं तो पता नहीं क्यों मम्मी को हर एक वर्ड में रिलेट करती हूँ, शायद मतलब शी इज वेरी क्लोज टू मी, तो उस वजह से हो सकता है। तो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अपने वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो चिकी, अगर मम्मी के जाके गाल खींच दोगे ना, तो मम्मी कहेगी कैसी बेशर्मो जैसी हरकतें कर रहे हो, है ना, शर्म नहीं आती है क्या, ये क्या हरकतें हैं। ठीक है, तो मम्मी मार देगी अगर मम्मी की गाल को हाथ लगा दिया तो चिकी मतलब चिकी डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर मम्मी मानती है कि मम्मी की चीक्स को हाथ लगा दिया, तो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर मानती है। इंसोलेंट बिहेवियर, इंसोलेंट। ठीक है, ये खुत्सपा। ठीक है, चलो। चलो S1 S6 देखते हैं। इट इज इजी टू क्रिटिसाइज पीपल एट द हेल्म। हेल्म का मतलब होता है जब आप अथॉरिटी में हो, लीडरशिप में हो। हेल्म का मतलब होता है अथॉरिटी। आप हो नहीं, मतलब इट इज इजी टू क्रिटिसाइज द पीपल एट द हेल्म, जो लोग अथॉरिटी में है ना, लीडरशिप में है, उन लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। फॉर द स्लो प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में स्लो प्रोग्रेस के लिए उन लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। अब देन, देन से तो शुरू होगा नहीं, आर से शुरू नहीं होगा। देन क्वेश्चन रिमेन, देन कब? पहले तो कुछ और क्वेश्चन करेंगे ना। तो क्यू से शुरू नहीं होगा, क्यू से है भी नहीं, पी से होगा क्या? वी आर वेल अवेयर दैट द इंटेलेक्चुअल्स आर लिविंग। तो पहले क्या पता, हम इंटेलेक्चुअल्स की बात तो कर लें। तो क्या होगा? फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट आया है, मतलब सबसे पहले हमें इसी को जिक्र करना है। फर्स्ट, वी शुड आस्क आवरसेल्व्स एज टू व्हाट इज हैपनिंग टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया। सबसे पहले तो हमें खुद से पूछना चाहिए। देखो, ये बहुत आसान है जो लोग अथॉरिटी में है उनको क्रिटिसाइज करना, लेकिन सबसे पहले तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि ये इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स को क्या हो रहा है। इसका मतलब इससे ही शुरू होगा, एस से शुरू होगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डी आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, वो कैब रिवाइज करवा देंगे, पहले ये देख लो। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू टीच द यंग मोरल वैल्यूज इन लाइफ। ये मम्मी पापा की जिम्मेदारी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको मोरल वैल्यूज सिखाई जाएं। द रीजन बिहाइंड इट, किस चीज के पीछे रीजन? नाउ आजकल जो पेरेंट्स है वो बहुत कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। उसके पीछे का रीजन क्या है? कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो SR हमारे पास हो जाएगा। SR। और मम्मी पापा बिजी हैं, काफी सारे बच्चे मम्मी पापा के बिजी होने का फायदा उठाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, सोशल वैल्यूज में इग्नोरेंस आ जाती है, और एज सच द सोसाइटी इज गोइंग अवे फ्रॉम द वैल्यू सिस्टम। तो क्यों लास्ट में ही होगा हमारे पास, ए आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द मैन हु डज हिज ड्यूटी विदाउट एनी सेल्फिश डिजायर फॉर फ्रूट मे बी कॉल्ड सन्यासी एज वेल एज योगी। एक आदमी जो कि अपनी ड्यूटी करता है बिना किसी डिजायर के, बिना किसी फल की इच्छा के, उसको हम सन्यासी बोल सकते हैं और योगी भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ही, वो इंसान जो कि एब्सटेन करता है फ्रॉम एक्शंस ऑल टुगेदर इज ओनली एन आइडलर। आइडलर का मतलब क्या होता है? आलसी। तुम लोग, नहीं यार, तुम लोग तो सुबह 9:30 बजे उठ के आ गए हो, तुम लोग आलसी नहीं हो, गलती से बोल दिया। मीगर का मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, बताओ क्या होगा। हाँ, जो नहीं आए हैं उनके लिए। ठीक है, जो लोग अब रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो हो आइडलर। रिकॉर्डिंग देखने वालों, तुम लोग आइडलर हो, आलसी हो।
ठीक है। तो एस से ही हमारा शुरू होगा। देखो, सबसे पहले क्या बोला है कि वो आदमी जो कि अपनी ड्यूटी करता है बिना किसी सेल्फिश डिजायर के, वो क्या होगा? वो एक योगी होगा। लेकिन वो एक आदमी जो कि अपनी सारे कामों से छुटकारा पा ले, एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, हटना, पीछे हटना, रिफ्रेन करना, पीछे हटना। लेकिन वो आदमी जो कि सारे एक्शन से पीछे हट जाए, वो सिर्फ एक आइडलर है। तो क्या है? रूट ऑफ द मैटर तो ये है, इज दैट वन शुड नॉट अलाउ हिज माइंड टू फ्लिट। अब आगे हो जाएगा, तो एस से हमारा शुरू होगा, इतना कंफर्म है। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि मैम क्यू से शुरू हो जाए, आर से शुरू हो जाए। पता है, अगर इन सब से शुरू करेंगे ना, तो ये एस वाली लाइन को हम कहीं पे भी फिट नहीं बिठा पाएंगे। एस वाली लाइन को कहाँ फिट बिठाओगे फिर बाद में? शुरू में ही हम बोल सकते हैं कि एक आदमी जो कि सेल्फिश डिजायर के बिना कोई काम करता है, तो उसको हम योगी बोलते हैं। ठीक है। अब लेकिन वो एक आदमी जो सारे एक्शंस को ही छोड़ देता है, तो क्या है? वो एक आइडलर है। तो रूट ऑफ द मैटर क्या है? दैट वन शुड नॉट अलाउ हिज माइंड टू फ्लिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। और वैसे भी क्यू और पी का भी आप पेयर बना सकते हो। क्यू और पी का पेयर बनाओ। ही वुड प्रैक्टिस योगा दैट इज इवननेस ऑफ टेम्पर। वो योगा को प्रैक्टिस करेगा, मतलब टेम्पर, अपने टेम्पर, टेम्पर मतलब हमारा जो पारा है ना, उसकी इवननेस लाने के लिए, एंड कैन नॉट बट परफॉर्म एक्शन। ठीक है। द मैन हु हैज अचीव्ड मच इवननेस ऑफ टेम्पर, वो प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस करेगा तो क्या आएगा? उसके टेम्पर में इवननेस आएगी। और वो आदमी जिसने बहुत ज्यादा इवननेस ले आया है अपने टेम्पर में, वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा सीरीन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका मतलब क्यू के बाद ही पी होगा। क्यू के बाद पी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये नहीं है। इन दोनों में फिर कंटेम्पलेट करना है। एस से हमारा शुरू होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, चलो। द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर द स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल सोसाइटी का सेक्शन है ना, वो क्या है? स्टूडेंट्स है। ठीक है। Revolutionary and new fledged ideas have a great appeal to them. They cannot resist the charm of persuasion. Persuasion का मतलब क्या होता है? बहलाना, फुसलाना। मतलब जो रिवॉल्यूशनरी और नए आइडियाज है ना, वो उनको बहुत ज्यादा अपील करते हैं। अपील का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करते हैं। और वो उस चीज से पीछे नहीं हट पाते हैं। तो पी और आर होगा हमारे पास। एक ही ऑप्शन में है। अगेन ये भी देख लो, एजिटेशंस में बी नॉन वायलेंट मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट, हाउएवर इफ दीज बिकम वायलेंट। ये वायलेंट और ये वायलेंट, इसका मतलब क्यू के बाद में ही एस सिक्स होगा। क्यू के बाद में एस सिक्स होगा। ये दो तो फिर भी एलिमिनेट कर लिए, इन पे हमें सोचना है। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यू के बाद में एस सिक्स होगा और पी के बाद में आर होगा। ए ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। परसुएशन का, परसुएड करना का मतलब होता है फ्लैटरी करना किसी को। परसुएशन का मतलब होता है फ्लैटरी करना। ठीक है, किसी को एनकरेज करना। किसी को मतलब एनकरेज करना कोई काम करने के लिए। मैनिपुलेट करना भी हो सकता है। चलो। वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल बैटल्स ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर वॉज फोर्ट इन जुलाई 1863 एट गेटिसबर्ग। इन नवंबर ऑफ दैट ईयर, विच ईयर? 1863। आर से ही हमारे पास शुरू होगा, एक ही स्टेटमेंट में है। और वैसे भी बहुत आराम से तुम लोग देख सकते हो। इसमें मतलब इन नवंबर ऑफ दैट ईयर पोर्शन ऑफ बैटलफील्ड वाज डेडिकेटेड। एवरेट स्पीच लास्टेड फॉर, और लिंकन की दो, इसका मतलब पहले इन दो आदमियों का जिक्र आया होगा ना। तो द चीफ स्पीच ऑन दैट ओकेजन वाज गिवन बाय एडवर्ड एवरेट, a celebrated orator. लिंकन was asked to make a few remarks। इसका मतलब पहले पी वाला आएगा, फिर क्यू वाला आएगा, इसका मतलब बाद में ही ऐसा आएगा। पी और क्यू के बाद में ऐसा आएगा। पी और क्यू के बाद में ऐसा आएगा। पी और क्यू से पहले ऐसा आ गया। पी और क्यू के बाद में ऐसा आएगा। ठीक है, बाद में आया है। पी और क्यू के बाद में ऐसा आया है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो हम उस साल के नवंबर की बात करेंगे ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। चलो, कितने क्वेश्चन सही हुए? आ, हाँ, पोल देती हूँ। 50 क्वेश्चन, अच्छा 45 ही क्वेश्चंस थे ना।
38 प्लस ए दबाएं, 32 प्लस बी दबाएं, 28 प्लस सी दबाएं, और 28 से कम है वो डी दबाएं। चलो। ओके। 11% के हैं 38 प्लस, 10% के, 25% के हैं बी, 36% के, ये 28 है। 39 करेक्ट, बढ़िया यार बढ़िया। चलो, पढ़ते रहो यार, अभी हमें बहुत काम करना है। लाइक जिस हिसाब से आपका स्कोर है अभी, वी नीड टू वर्क अलॉट। हमें बहुत मेहनत करनी है यार, अभी अभी जनवरी है देखो, कितने मजे की बात है ना, अभी जनवरी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, बस 3 महीने पढ़ना है यार हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसने सोल्व नहीं किया था उसने बहुत कुछ सीखा होगा अभी, ये पीडीएफ को पढ़ना। चलो, थैंक यू सो मच। सीखना यार, ठीक है, प्लीज पढ़ा करो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आपको एक जुगाड़ मिल जाएगा, अनुराग सर विल अनाउंस और अनुराग सर विल टेल यू। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।